हमारे घरों में अलग अलग कामों को करने के लिए हमें आय की जरूरत होती है या आमदनी की जरूरत होती है। उसके बिना हम अपने जीवन को नहीं चला सकते। वैसे ही सरकार को भी कुछ आय की जरूरत होती है, जिसको हम सार्वजनिक आय या पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। यह सार्वजनिक वित्त या राजस्व का जो पेपर है इकोनॉमिक्स में, उसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सरकारों को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलता है और उसके किस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम ये आजकल जो सरकारें होती हैं वे कल्याणकारी सरकारें होती हैं, बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं को संपादित करती हैं और इन कर्तव्यों को और इन कार्यों को पूरा करने के लिए उनको बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ती है। इन संसाधनों को ही हम सार्वजनिक आय या पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। तो इसको हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं? तरीके का होता है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, या कर आय, गैर कर आय और पूंजीगत प्राप्तियां। कर आय के अंतर्गत दो तरीके के जो है स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कर आय होती क्या चीज है। कर आय एक कर जो होता है वह व्यक्तियों द्वारा सरकार को किया गया अनिवार्य अंशदान, एक कंपल्सरी पेमेंट होता है, जिसके लिए सरकार द्वारा उसको किसी भी प्रकार की वस्तु या सेवा प्रदान करने की प्रॉमिस नहीं की जाती है। देयर इज एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट क्विड प्रो क्यो बिटवीन टैक्स पेयर एंड द पब्लिक अथॉरिटी। मतलब किसी भी तरह का उसको कोई लाभ नहीं मिलता है कर से प्रत्यक्ष रूप से, और उसे वह एक कंपल्सरीली या अनिवार्य रूप से देना होता है। यह सरकारों के द्वारा ही लगाया जाता है। और करों को जो है हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में बांट सकते हैं। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से आते हैं? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर, फिर ब्याज पर कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब होता है कि जो हम अपनी सैलरी के अतिरिक्त जो सुविधाएं जो सरकार के द्वारा प्राप्त करते हैं या अपने एम्प्लॉय से प्राप्त करते हैं, वह फ्रिंज बेनिफिट होता है। जैसे कोई अपने एम्प्लॉय को कार दे रहा है, घर दे रहा है या और दूसरी सुविधाएं दे रहा है, तो उसके ऊपर यदि हम कर लगाते हैं तो वह या उसके ऊपर सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है तो उसे हम फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कहते हैं। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन जो बेनिफिट टैक्स जो लाभ होता है उस पर कर, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन पे टैक्स यानी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पे कर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, जो सीमा शुल्क लगता है, जैसे किसी वस्तु का आयात या निर्यात करते हैं तो उस पर जो ड्यूटी लगाई जाती है उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं, सीमा शुल्क। अन्य कर तथा शुल्क, टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेशों द्वारा लगाया गया कर, और सेवा कर। फिर जो हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंतर्गत आते हैं जो सार्वजनिक उपक्रमों से होने वाला लाभ, पब्लिक इंटरप्राइजेस से जो इनकम हो रही है वह, फिर इंटरेस्ट रिसीट्स या ब्याज की प्राप्तियां, जो सरकार ऋण देती है उससे उसको कुछ ब्याज मिलता है, उसे हम इंटरेस्ट रिसीट्स कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू या प्रशासनिक राजस्व, प्रशासनिक राजस्व के अंतर्गत जो होता है फीस, फीस या ये एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के अंतर्गत आते हैं। रेलवे की जो आय होती है, पोस्ट और टेलीग्राम की आय, वह भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में रखी जाती है। करेंसी और मिंट को जो आरबीआई से जो प्राप्तियां होती हैं, मिंट यानी टकसाल, यानी जहां पर नोटों को
छापते हैं वह मिंट होती है, उससे जो इनकम जनरेट होती है वह नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आती है। कैपिटल रिसीट्स या पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आंतरिक तथा बाह्य ऋण, छोटी बचतें, फिर प्रबधाई निधि से होने वाली आय, लोन रिकवरी यानी ऋणों को जो रिकवरी की जाती है या वापस वसूला जाता है उससे होने वाली आय, और सार्वजनिक डिपॉजिट्स या लोक जमाओं से प्राप्त होने वाली आय, ये सब कैपिटल रिसीट्स के अंतर्गत आती है। जब टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार के व्यय के अनुसार पर्याप्त नहीं होता तो वह पूंजीगत प्राप्तियां से आय को प्राप्त करके अपने बजट को संतुलित रखने का प्रयास करती है। कर आय के अंतर्गत वह आय आती है जो कर के द्वारा सरकार को प्राप्त होती है। ये जो है, जैसा कि पहले आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के ये होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है जो जिस व्यक्ति पर यह लगाया जा रहा है उसी व्यक्ति के द्वारा इस कर को सरकार को भुगतान किया जाता है, अर्थात इस कर की शिफ्टिंग नहीं हो सकती है। और इसका जो इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट होता है यानी कर भार और कराघात, वह दोनों एक ही व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, ब्याज पे लगाया जाने वाला कर और प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर कर, ये सब प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं कि यह प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर, या इनमें से कौन कौन से प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आते हैं। तो इस मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या इनके गुणों के बारे में अगर हम जाने की कोशिश करें तो ये समानतापूर्ण होते हैं इनमें, अर्थात अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाएं, ज्यादा जो है रिच व्यक्तियों पर, ज्यादा धनी व्यक्तियों पर हम ज्यादा ऊंची दर से कर लगा सकते हैं और कम आय वाले व्यक्तियों पर नीची दर से कर लगा सकते हैं, तो उससे एक समानता लाने में समाज में सहायता मिलती है। इसमें निश्चितता होती है, लोगों को पता होता है कि कितना कर कब कब और किस दर से पे करना है। इससे सार्वजनिक चेतना जो है सृजित होती है। यह लोचपूर्ण होते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार इनकी दरों को घटा बढ़ाकर सरकार अपनी आय को भी कम या ज्यादा कर सकती है। एंटी इन्फ्लेशनरी या स्फीति के विरुद्ध काम करने में ये मदद करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अगर अर्थव्यवस्था में स्फीति की दशा या इन्फ्लेशन की दशा होती है तो सरकार करों की दरों को ज्यादा बढ़ा देती है। करों की दरों को बढ़ाने से लोगों के हाथ में कम आय जो है रह जाती है, कम मुद्रा की मात्रा रह जाती है खर्च करने के लिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इनका जो डीमेरिट्स या इनके जो अवगुण क्या हैं, इसमें टैक्स का वंचन करना संभव होता है, ये असुविधापूर्ण होते हैं, इसका कवरेज कम होता है, जो नैरो कवरेज, कम लोगों को ही इसमें जो है कवर किया जा सकता है। इससे पूंजी निर्माण को यह दुष्प्रभावित करता है और लोगों के काम करने की इच्छा और क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर, an indirect tax is one in which the burden can be shifted to others. The taxpayer is not the tax bearer. अर्थात यह जो अप्रत्यक्ष कर होता है वह, इसका जो भार है वह दूसरे लोगों पर शिफ्ट किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष कर का भुगतान उसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके ऊपर वह लगाया जाता है, और इसका जो कर भार और कराघात होता है वह अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा वहन किया जाता है, और इसकी जो है शिफ्टिंग की हो सकती है
यह अन्य व्यक्तियों के ऊपर हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे किसी वस्तु पर लगाया जाता है कर, जैसे टूथपेस्ट पे लगाया जाता है, तो उसका जो उत्पादक है वह उसके प्राइस को बढ़ाकर उस कर को उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित कर देता है, तो उस कर का शिफ्टिंग होना पॉसिबल होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो स्रोत होते हैं वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर या अन्य शुल्क और जो ड्यूटीज होती हैं वो, और टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित प्रदेशों के कर, इनको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत रखते हैं। अप्रत्यक्ष करों के गुण क्या होते हैं? ये एक तो सार्वभौमिक होते हैं, हर व्यक्ति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा पैटर्न के जो उत्पादन का प्रारूप है उसको प्रभावित करने की क्षमता होती है। जैसे सरकार यह नहीं चाहती है कि सिगरेट का ज्यादा उत्पादन हो, तो सिगरेट पे ऊंची दर से कर लगा देती है, और जिस वस्तु का उत्पादन को वो प्रमोट करना चाहती है, जैसे तो उस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेट को कम कर देती है। इसका जो कवरेज होता है वो बहुत व्यापक होता है, बहुत सारे लोगों को, जो भी कोई वस्तु को खरीदता है उसे यह कर देना पड़ता है। इससे कार्य करने की क्षमता और बचत करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव नहीं होता है, एक सामाजिक रूप से यह कल्याणकारी होता है। अप्रत्यक्ष कर के जो अवगुण है वो क्या है? इसके जो संग्रहण की लागत बहुत ऊंची होती है, इससे आय की असमानता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो खरीदने वाला है, अमीर या गरीब व्यक्ति, वो समान दर से कर दे रहा है। इससे सामाजिक चेतना नहीं जागृत हो सकती है, उपभोग को यह कुप्रभावित करता है और ये इन्फ्लेशनरी होता है। सरकार को, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वह अन्य स्रोतों से भी आय को प्राप्त करती है, इसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेस से इसमें जो पब्लिक इंटरप्राइजेस से होने वाला होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है बहुत सारे कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, इनसे जिनसे कि वह लाभ कमाती है। इसे जो यह सरकार, केंद्रीय सरकार का राजस्व बन जाते हैं। रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ से भी सरकारें आय कमाती हैं। ये केंद्रीय सरकार का के जो है स्वामित्व में होते हैं, और इनके द्वारा कमाया गया लाभ वो भी सरकार के राजस्व के अंतर्गत आता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो प्रॉफिट्स होती हैं वह भी केंद्रीय सरकार का एक महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत है। 1950-51 में नॉन टैक्स रेवेन्यू केवल 49 करोड़ था, जो 1990-91 में 12,650 करोड़ हो गया, और 2008-9 में 96,203 करोड़ के करीब हो गया। कैपिटल रिसीट की बात हम करते हैं। जब टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू या कर और गैर कर राजस्व से जो आय होती है वह सरकार के व्यय को पूरा करने में असमर्थ होती है, तो सरकार पूंजीगत प्राप्तियों के द्वारा या कैपिटल रिसीट्स के द्वारा अपनी आय को पूरा करने की चेष्टा करती है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? आंतरिक और बाह्य ऋण, छोटी बचतें, प्रावधायी निधि, लोन रिकवरी या ऋणों का जो वसूला जाता है वह, और पब्लिक डिपॉजिट्स।